नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, हम डेली के डेली क्या कर रहे हैं, दो योजना पढ़ रहे हैं और दो योजनाएं जिनमें से देखो बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारी योजनाएं पूछी जाती हैं। तो डेली के डेली हम दो योजना खत्म कर रहे हैं। हम लगभग दो योजना पढ़ चुके हैं। उजाला योजना के बारे में हम पढ़ चुके हैं और पीएम जल्दी से बताएंगे जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पीएम एफएमई स्कीम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो दो योजना के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम क्या करेंगे कि डेली डेली हमें दो योजना पढ़ना है और ये सारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो डेली डेली कुछ नहीं, दो योजना पढ़ेंगे, 10 मिनट में खत्म करेंगे। तो डेली इनको रिवीजन करते रहो, वीडियो देखते रहो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, केवल वीडियो ही देखते रहो, बहुत है, ठीक है। लेकिन इनको रिवीजन लगातार करते रहना, ठीक है। तो चलो आज जल्दी से देखते हैं। आज हम दो प्रमुख योजना की बात करने जा रहे हैं। एक तो सीड योजना, और ये योजना बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं हम लोग किनसे घुमंती हो जाती हैं, उससे नॉन नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, उनके बारे में कौन सी योजना शुरू करी गई थी? सीड योजना, ठीक है। अब सीड योजना में क्या था तो और दूसरी योजना कौन सी? पर्वतमाला। तो दोनों योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सीड योजना के बारे में हम देखते हैं कि सीड योजना है क्या। तो सबसे पहले समझ लेंगे। देखो हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारी प्रजाति के, भारत में प्रजाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे पंथ वगैरह बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको गैर अधिसूचित क्षेत्र में डाला गया, मतलब जिनकी अधिसूचना नहीं है। तो अधिसूचना नहीं मतलब बहुत सारी ऐसी जातियां होती है, घुमंतु जातियां होती हैं, ठीक है, अर्ध घुमंतु जातियां होती हैं, या कोई जो नोटिफाइड लोग नहीं किए गए हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी है। तो इन लोगों को किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, किस तरीके से इनको लाभ पहुंचाया जाए, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि सीड योजना की शुरुआत की है। अब एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं कि सीड योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसमें घटक क्या है, या इसके मंत्रालय कौन से हैं। तो हम लोग केवल मेन इंपॉर्टेंट पे फोकस करने वाले हैं कि तैयारी इतनी बढ़िया तरीके से करके जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं छूटना चाहिए। अगर मान लो कि 40 नंबर, 50 नंबर या 25 नंबर जितना भी आ रहा है जीएस में, उसमें 25 में 25 ही लाना है। तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वहां पर एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। तो सीड योजना है क्या, सबसे पहले समझना है कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। अब यहाँ पर क्या है कि आर्थिक तरीके से सशक्तिकरण करना है। किसका करना है? डीएनटी का। अब डीएनटी क्या है? तो डीएनटी का मतलब है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब डी नोटिफाइड ट्राइब्स का मतलब बताया है कि गैर अधिसूचित जो लोग हैं, जिनका नोटिफाई नहीं किया गया है, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ने एक योजना लाई है, ठीक है। ये कदम उठा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो गैर अधिसूचित समुदाय के कल्याण के लिए, जो गैर अधिसूचित हैं, जो दर्ज नहीं है, सरकार के खाते में दर्ज नहीं, लेखे में दर्ज नहीं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको क्या करना है? उनको सशक्तिकरण करना है। अब सशक्तिकरण करना है किस तरीके से? तो सोशली, यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण करना है। हमें क्या करना है? आर्थिक तरीके से उनका सशक्तिकरण करना है। अच्छा, इसमें मंत्रालय कौन सा काम कर रहा है? एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था कि कौन सा मंत्रालय काम कर रहा है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपका काम कर रहा है, तो समाज को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए। तो यहाँ पर हम डीएनटी को क्या करने वाले हैं? जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको हम अधिकार दिला रहे हैं। उनको हम क्या कर रहे हैं? अधिकार दिला रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? उनको न्याय दिला रहे हैं। तो यही है कि समाज में उनको न्याय दिलाना और उनको अधिकार दिलाना। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका इसने ये कर रहा है, ठीक है। मंत्रालय कौन संबंधित है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब केवल एक मंत्रालय नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको घर भी देना है। अब जब घर देना है तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी कार्यक्रम इससे जुड़ेगा, सहयोग करेगा, या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसमें सहयोग कौन कौन से मंत्रालय कर रहे हैं? तो देखो बहुत सारी चीजें होती है कि मान लो किसी जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनको हमें सहयोग करना है। तो अगर आप बेसिक अगर पढ़े हुए हैं तो बेसिक से हम समझ जाएंगे कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने तो इसको शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण विकास, क्योंकि विकास भी करना है उनका, ठीक है। दूसरा क्या है? ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका मतलब उनकी जीविका का साधन भी करना है। अब मुख्य धारा में तो लाएंगे तब लाएंगे ना कि अब देखो जिंदगी भर तो कोई किसी को बैठा के खिलाता नहीं है, सरकार भी किसी को बैठा के खिलाएगी नहीं। तो उनके लिए एक ऐसी आजीविका का साधन कर दो कि वो अपना कमा के खाते रहें। अब जब वो अपना कमा के खाते रहेंगे तो ऑलरेडी ही मुख्य धारा में चले आएंगे। अब जब पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? जगह जगह घूमते रहते हैं, कहीं इधर तंबू लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा सड़क किनारे लगे जैसे तंबू लगा के रहते हैं, या बहुत सारे जंगलों में पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाना है। और सबसे पहले और तीसरा पॉइंट क्या है कि उनका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए भी उनका व्यवस्था करनी है। अब मान लीजिए बीमार हो गया तो बीमार हो गया, घुमंतु जातियों के पास इतना पैसा है नहीं, तो बीमार अगर वो हो गए तो अपना इलाज कैसे कराएंगे? तो सरकार ने इसके लिए क्या है? जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है। किसका? 5 लाख रुपए खाते में, आपका 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करा सकते हैं। तो इसका सहयोग कौन कर रहे हैं? तो बस ऐसे हम बेसिकली, अगर हमें बेसिक पता है तो हम इन सारी मंत्रालय के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि कौन कौन सा मंत्रालय इससे नॉर्मली जुड़ा होगा। अब यहाँ पर अच्छा मंत्रालय दे देते तो ये नहीं होता ना। तो देखो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। दूसरा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और तीसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो 3 ये एजेंसियां मिलकर सहयोग कर रही हैं, ठीक है। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये काम हो रहा है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम हो रहा है, ठीक। सहयोग पूछे तो ये तीनों और मंत्रालय पूछे तो ये दोनों, ठीक है। अब खर्च की अगर बात करते हैं तो खर्च
2021 से 2022 से लेकर 2025-26 के लिए इसका जो टारगेट रखा गया वो 200 करोड़ का रखा गया। बजट में कितना रखा गया? 200 करोड़ का, कि इनको मुख्य धारा में लाने के लिए 200 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। ठीक है, कितने? 200 करोड़ रुपए, 5 वर्ष का लक्ष्य रखा गया कि 200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इनको मुख्य धारा में लेके आएंगे। अब इनसे घटक क्या है? अब घटक कितने हैं? तो घटक एग्जाम में पूछ देते हैं कि बताइए कि इस सीड योजना के घटक कितने हैं, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, इसको ध्यान रखना। 4 घटक हैं। अब 4 घटक में कौन कौन सा है? सबसे पहला है कि देखो, किसी भी इंसान को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पढ़ाई, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो शिक्षा के लिए यहाँ पर मुफ्त कोचिंग मतलब ऐसे लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था होना जरूरी है, ताकि वो व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ सके, इंजीनियरिंग कर सके, मैनेजमेंट कर सके, बीटेक MBA जो भी करना है उनको कर सके। तो व्यावसायिक शिक्षा जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपने आप काबिल हो जाएंगे। जब वो काबिल हो जाएंगे तो खुद से कमा सकते हैं। तो सरकार उनको मुख्यधारा में, तो सरकार जो प्रयास कर रही है उससे वो मुख्यधारा में ऑलरेडी जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब आदमी पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है, तो क्या होगा? तो अपने आप ही मुख्यधारा में जुड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य बीमा। अब स्वास्थ्य बीमा, उनके स्वास्थ्य का बीमा करना, और इसके तहत क्या है, जो आपका जन आरोग्य योजना है उसके तहत 5 लाख रुपए तक का उनका बीमा होता है कि आप कहीं भी दिक्कत है तो सरकार द्वारा जो चिन्हित अस्पताल हैं, जो सरकार जिनसे कोलैबोरेट कर चुकी है, तो ऐसे अस्पताल में जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं। तीसरा है आजीविका पहल। अब आजीविका पहल के लिए क्या करना पड़ेगा? आजीविका पहल के लिए सरकार क्या कर रही है? आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब इसके तहत उनको आजीविका देना, जैसे मनरेगा की बात करते हैं आप, तो ऐसे सरकार कार्यक्रम बात लाती रहती है जिसके तहत इनको क्या मिले कि अपन उसी क्षेत्र में इनको आजीविका मिल जाए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इनको जोड़ा जाएगा। चौथा घटक क्या है कि आवास के लिए वित्तीय सहायता। और आवास के लिए वित्तीय सहायता, इनको मतलब घर भी चाहिए। अब ऐसा है कि तंबू लगा के घूम रहे हैं, कहीं जंगलों में सो रहे हैं, तो ऐसे में इनको क्या चाहिए? ऐसे में इनको आवास भी चाहिए। आवास के लिए वो क्या करेंगे? आवास के लिए जैसे सरकार ने अटल आवास योजना वगैरह चला रखा है, तो उसके तहत क्या है कि आवास, राष्ट्रीय आवास, और आवास के लिए कॉलोनी देना, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी मिलती है, तो कॉलोनी के लिए क्या किया जाएगा? इनका खाता खुलवाया जाएगा, और खाता खुलवाने के बाद DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इनके डायरेक्ट खाते में पैसा, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कुछ नहीं, तो डायरेक्ट सर इनके खाते में पैसा पहुंचा दिया जाएगा। तो ये 4 घटक हैं, किसके हैं? सीड योजना के, कि मुफ्त की कोचिंग देना, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका पहल और आवास के लिए वित्तीय सहायता। अब एम क्या है इनका? एम मैंने बता दिया है, जैसे कि जो व्यक्ति जो हैं, जो OBC SC ST में नहीं आते हैं, वो घुमंतु जातियां हैं, ठीक है, जो नोटिफाइड नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना चलाई गई है। वो घुमंतु भी हैं, अर्ध घुमंतु भी हैं, और गैर अनुसूचित जो लोग हैं, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या है? ये मत करना कि OBC SC ST के जो घुमंतु जातियां, ये नहीं, जो OBC SC ST में नहीं आते हैं, उसके अलावा जो गैर अधिसूचित हैं, ठीक है, कौन सी? घुमंतु जातियां और गैर अर्ध घुमंतु जातियां, उनके लिए योजना लाई गई है, ठीक है। तो हमें पता चल गया किसके लिए योजना है। आगे बात करते हैं, क्या इससे पहले क्या अभी सरकार ने योजना शुरू करी है? क्या इससे पहले कुछ नहीं किया था? तो बिल्कुल किया था। इनके लिए समय समय पर सरकार बहुत सारे काम करती रही है। तो जैसे 2008 में बात करें तो रैके आयोग बनाया गया था इनके कल्याण के लिए, कि किस तरीके से इनका डेवलपमेंट किया जाए। फिर 2008 के बाद आपका 2015 में जाके इनके लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया कि इनके किस तरीके से विकास किया जाए। फिर जाकर आपका 2019 में इनके लिए क्या विकास बोर्ड बनाया गया। 2019 में विकास बोर्ड बनाया गया, विकास बोर्ड का गठन किया गया। तो किस प्रकार से इनका कल्याण किया जाए, किस प्रकार से इनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो समय समय पर इनके लिए बहुत सारे काम होते रहे हैं। छात्रावास की सुविधा भी वगैरह भी दी गई है। तो इन लोगों के लिए क्या है कि छात्रावास वगैरह की सुविधा भी दी गई है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इन लोगों के लिए छात्रावास, जैसे बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास, जैसे एक योजना और आई थी आपकी नानाजी देशमुख योजना। तो नानाजी देशमुख जो योजना है वो भी इससे जुड़ी हुई है। नानाजी, कभी एग्जाम में आ जाए नानाजी देशमुख योजना, तो ये भी इससे जुड़ी हुई है कि जो बच्चे हैं इसके DNTs के, जो घुमंतु जातियां हैं, गैर घुमंतु जातियां हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको आवास उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सीड योजना थी। हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, और मेन पॉइंट पढ़ लिया, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है फालतू का। तो ये रहे मेन पॉइंट आपके, ठीक है। तो इसको लगातार पढ़ो, रिवीजन करो। अगली योजना हमारी कौन सी आ जाती है? पर्वतमाला। अब जैसा नाम है वैसे ही है कि पर्वतों की माला, पर्वतों को मालाओं में पिरो देना, यही है पर्वतमाला, ठीक है। अब मालाओं में पिरो देने का मतलब क्या है कि माला बनाना। अब माला बनाने का मतलब क्या है कि रोपवे, यहाँ पर रोपवे और उनका कनेक्टिविटी मजबूत करना। तो पर्यटन को बढ़ावा देना, सबसे पहली बात है कि पर्यटन को बढ़ावा देना। देखो हमारे देश में क्या है कि ना, जैसे GDP में जो योगदान है, टूरिज्म क्षेत्र का बहुत अच्छा योगदान है। लगभग अप्रोक्स में आपका 10% के आसपास GDP में टूरिज्म का योगदान है। तो 100 रुपए में से अगर मान लीजिए बजट है हमारा, तो 100 रुपए में से 10 रुपए हमारे टूरिज्म क्षेत्र से आते हैं। तो टूरिज्म क्षेत्र को भी मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतमाला योजना लाएगी। एग्जाम में किस लिए लाएगी? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा क्या है कि जो यात्री हैं, जो आएंगे, उनको कनेक्टिविटी देना और सुविधा देना। तो कनेक्टिविटी देना और सुविधाओं में सुधार करना, इसके लिए भी पर्वतमाला योजना में काम किया गया है, ठीक है। तो यात्रियों को कनेक्टिविटी देना और सुविधा देना।
आगे हम बात करते हैं कि केंद्रीय बजट में इसके लिए क्या डाला गया है। तो केंद्रीय बजट में 2022-23 में केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना, कि अब देखो पहले क्या था कि दुर्गम स्थान थे, हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर तरीके से रेलवे मैनेजमेंट नहीं हो पाया, रेल नहीं पहुंच पाई जहाँ पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि दुर्गम रास्ते हैं, दुर्गम परिस्थितियां, दुर्गम रास्ते, बड़े बड़े पहाड़ हैं, दर्रे बने हुए, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी ये सारी सुविधाएं पहुंचाने में थोड़ा समय लग गया। खैर अब तो बहुत सारी रेलवे बन रही है, बहुत सारी कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जो दुर्गम पहाड़ियां हैं वहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, इन्होंने बोला कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाओ और पर्वतमाला, ठीक है, इसकी घोषणा करी। अब इसमें क्या है कि रोपवे बनाए जाएंगे और ये किस मॉडल पर आधारित होंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, तो प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ सकते हैं और सरकारी भी, तो दोनों मिलकर इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका उत्थान करेंगे और यहाँ पर पर्वतमाला में जो रोपवे उनका बनाने का काम करेंगे। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि 2022 और 23 में 60 किलोमीटर लंबाई की, आप रोपवे समझते हैं आप कि मान लीजिए एक पहाड़ी है, पहाड़ी से नीचे जो बेस एरिया है वहां से एक रोपवे होता है और ट्रॉली टाइप की होती है, तो ट्रॉली में चढ़ के आप ऊपर जाते हैं, तो जो सफर हमें 4-5 घंटे में लगता है वो मुश्किल से आपका 15-20 मिनट, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर समय की बचत भी होती है, टूरिज्म अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि लोग जाना चाहते हैं, पहाड़ियों को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, तो यहाँ पर टूरिज्म अट्रैक्शन है और लोगों को दिक्कत का सामना कम करना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पर आवाजाही ज्यादा होगी और वहाँ की जो इकोनॉमी है पहाड़ी क्षेत्र की तो वो बूस्ट करेगी, और जो लोगों का पलायन होता है पहाड़ी क्षेत्रों से तो वो पलायन भी रुक जाएगा किसी प्रकार से, ठीक है, क्योंकि जब वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों को वहीं पर ही रोजगार मिल रहा है, तो रोजगार के लिए वो, जैसे आप उत्तराखंड चले जाइए, उत्तराखंड के जो बहुत ऊंचे पहाड़ी इलाके तो वहां से लोग आके देहरादून में बस जाते हैं, तो वहां पर क्या है कि फिर वो वापस नहीं जाते, तो इस तरीके से बॉर्डर एरिया खाली हो जाते हैं। उत्तराखंड का जैसे एरिया है चाइना से लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश का, तो बड़े बड़े अगर वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी पहाड़ के ऊपर या लास्ट बॉर्डर क्षेत्र पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर, तो क्या होगा, लोग वहां से पलायन करना शुरू कर देंगे, पलायन करना शुरू कर देंगे। तो हमारे बगल में बैठा हुआ एक सरदर्द हमारा चाइना वगैरह, तो क्या करते हैं कि वहां पर फिर से अंदर घुसने लगते हैं और अंदर घुस के फिर क्लेम करने लगते हैं कि हमारी जमीन है। तो इस तरीके से ये उसमें भी बहुत ज्यादा सहायक करने वाला है। एक तो आपका टूरिज्म के क्षेत्र में तो है ही है, लेकिन जब टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां पर पर्यटन जब बढ़ने लगेगा तो वहां पर लोगों को रोजगार भी मिलने लगेगा, जिससे वहां की इकोनॉमी बूस्ट होगी। अब जब बूस्ट होगी तो वहां से पलायन भी रुक जाएगा और ये हमारे सामरिक लिहाज से बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि 60 किलोमीटर लंबाई के लिए 8 रुपए बनाए जाएंगे, कितने, 8 रुपए परियोजना है, और कितने किलोमीटर की लंबाई का 2022-23 के बजट में, तो 60 किलोमीटर, इसको ध्यान रखना है, 8 रुपए परियोजना का ध्यान रखना है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नोडल एजेंसी आपकी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आपका नोडल एजेंसी है, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो पर्वतमाला योजना हमें समझ में आ गई कि पर्यटन को बढ़ावा देना, यात्रियों के लिए बढ़िया कनेक्टिविटी और सुविधा प्रोवाइड कराना। और इसमें क्या किया गया, रोपवे कार्यक्रम सरकार ने चलाया 2022-23 के बजट में, उसमें ये बोला गया है कि 60 किलोमीटर हमें लंबाई का रोपवे बनाना है और 8 परियोजना चलानी है, मतलब पहाड़ों को जोड़ना है, 8 परियोजना चलाकर पहाड़ों को कनेक्ट करना है। नोडल एजेंसी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। बाकी हमने सीड योजना बाकी तरीके से पढ़ ली है, डीएनटीज के लिए है, उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है, तो ध्यान रखना दोनों योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 योजना हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, डेली 2 योजना पढ़ेंगे और सारी प्रमुख योजना इसी तरीके से आसानी से खत्म कर देंगे। हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो नोडल एजेंसी पूछे, चाहे वो घटक पूछे, चाहे वो बजट के बारे में पूछे, या किस क्षेत्र में किया गया है, क्या इसका उद्देश्य, ये जरूर पूछते हैं। तो लगातार रिवीजन करो, लगातार पढ़ाई करो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।